मेरा नाम नौशीन है और मैं बदनानी एतबार से काफ़ी खूबसूरत रही हूँ। पुरकशिश जिस्म और गोरा रंग कोई भी एक नज़र देख ले तो दोबारा देखने की ख्वाहिश इसके दिल में ज़रूर जन्म लेती है। मेरे ख़ानदान का ताल्लुक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सूबे सिंध से था, फिर हम पंजाब आ गए। मुझे मेरा कज़िन आतिफ पसंद था कॉलेज के दिनों में, पर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी मेरे दौर के कज़िन से कर दी। मेरी शादी सखर सिंध के मुज़ाफ़ात में 4 माह पहले हुई थी। 2 माह वहाँ क़याम के बाद 1 माह पहले मेरे ख़ावंद मुझे अपने मैके में छोड़ गए थे। हम लोग पंजाब में चकवाल के पास एक गांव में रहते हैं और मेरे ससुराल सिंध में है। मेरे ख़ावंद सरदार अरमान के वालिद सरदार कामरान और मेरे वालिद मलिक नवाजिश अली आर्मी ऑफिसर थे और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मैं और अरमान ने 1-2 साल के वक्फा के साथ जन्म लिया। दोस्ती को रिश्तादारी में बदलने के लिए उन्होंने हम दोनों की मंगनी कर दी, जिसका मुझे इल्म नहीं था, न ही घर में कभी इसका जिक्र हुआ। मैं शुरू ही से बेबाक और आज़ाद ख्याल और सोच रखती थी। मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के घर के डिसिप्लिन से तंग थी और कॉलेज जाकर मैं बागी हो गई और अपनी मनमानी करने लगी। मैं बेबाक होने के साथ साथ हसन और शबाब में भी कम न थी। कॉलेज में मेरा शुमार खूबसूरत लड़कियों में होता था। मैं हर किसी के साथ फरी नहीं होती, मगर मगरूर नहीं हूँ। हुसैन हूँ और हसन प्रस्त हूँ। मुझे अदब से भी लगाव है और शेर और शायरी से भी दिलचस्पी है। कॉलेज की बज़्म अदब में और दूसरे फंक्शंस में हिस्सा लेने की बदौलत में जल्द ही अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। मेरी शोख तबीयत और फितरी दोस्ताना रवैये ने कई लड़कों को गलतफहमी में डाल दिया। हर कोई मुझे अपनी दोस्त समझता आ बनाना चाहता, मगर मैं आतिफ, जो कि सीनियर स्टूडेंट था, उसकी चाहत का शिकार हो गई। इस खलंडरे से खूबसूरत नौजवान को मैं ख्वाबों का शहजादा बना बैठी और आतिफ भी मेरी तरफ माइल और मेरा साइल निकला। हम में दोस्ती हुई जो कि मोहब्बत में तब्दील हो गई और देखते ही देखते पूरे कॉलेज में नौशी और आतिफ की कहानियां आना रोज़ का टॉपिक बन गई। आतिफ लाहौर का रहने वाला था, जबकि हम रावलपिंडी कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। एक बार वो मुझे अपने वालिदैन से मिलवाने लाहौर ले गया और उसके वालिदैन का बर्ताव बहुत हौसला अफजा था और मैं अपने आप को इस घर की बहू समझने लगी। लाहौर जाने से पहले आतिफ ने कई बार तन्हाई में कुछ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की, मगर मैंने हमेशा इसकी हौसला शिकनी की थी, हमेशा एक हद तक ही इसका साथ देती। वो भी इसलिए कि ये सब मुझे अच्छा लगता, मगर उसके वालिदैन से मिलकर लाहौर से वापसी पर मैं मोहतात ना रह सकी और लकीर करास कर बैठी। 4th ईयर समर में जब घर अपने पिंड गई तो अम्मा ने बताया, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी करार पाई है, इसलिए मेहनत करना ताकि कामयाब हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अबू जल्द से जल्द तुम्हारे फ़र्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं। अम्मा ने जब मेरी मंगनी का बताया तो मेरा सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। मैंने अम्मा को साफ साफ बता दिया कि मैं शादी आतिफ से करूंगी, वरना मर जाना पसंद करूंगी। अरमान को ना मैं जानती हूँ ना ही मैं इससे शादी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आतिफ को पसंद करती हूँ। अम्मा ने समझाने की कोशिश की, मगर मैं भी अपने बाप की औलाद थी। ये कैसे मुमकिन था कि मैं अपने प्यार को सिर्फ इसलिए खो दूं कि मेरे वालिद ने 20 साल पहले अपने दोस्त से कोई वादा किया था। अम्मा ने मेरा 2 टोक फैसला जाने बाद बोली, देखो अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे वालिद को समझा सको, मगर ज़्यादा पर उम्मीद ना रहना। मैं समर में आतिफ के अपने गांव में आने की मुंतज़िर थी, क्योंकि आतिफ ने बोला था कि वो अपनी अम्मा के साथ हमारे गांव सैर करने आएगा और कुछ दिन रहेगा। वो इलाके के मशहूर मकामात घूमेगा, मगर आतिफ ने पूरे समर कोई राब्ता ही न किया। कॉलेज खिलने पर सब तालिबे इल्म कॉलेज में आ गए। नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, मगर आतिफ ना आए। ये आतिफ का लास्ट सेमेस्टर था, मगर इसकी कोई खबर नहीं कि किस हाल में है, कहाँ है। किसी को भी इस बारे में कोई इल्म न था। मैं काफ़ी परेशान हुई। उसकी खैर व आफियत के मुतालिक मेरे वहम व गुमान परेशान करने लगे। मैंने नेक्स्ट वीकेंड में लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया और 2 राजदार सहेलियों के साथ आतिफ के घर लाहौर गई तो इसकी अम्मा ने बताया कि आतिफ तो अपने मामू के पास लंदन चला गया है, क्योंकि इसके मामू की बेटी से इसकी शादी हो रही है। इसलिए इसके मामू ने इसे वहीं बुला लिया है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ सकें, और आतिफ वहीं कॉलेज में एडमिट हो गया है। मेरे पाँव के नीचे से जैसे किसी ने ज़मीन सिरका दी हो। मेरी सहेलियों को मेरी और आतिफ की मोहब्बत का इल्म था। वो मुझे वापस रावलपिंडी ले आए। मैं 1-2 रोज़ तक कॉलेज ना जा सकी। मैं काफ़ी परेशान थी, मगर आतिफ को मैं कोई इल्ज़ाम भी ना दे सकती थी, क्योंकि हमारे दरमियान शादी की कोई बात ही ना हुई थी। इसने मुझे ना कभी प्रपोज किया था, ना कोई प्रॉमिस किया था। बस वो मेरे हसन की तारीफ करता और मैं मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखती रहती।
मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। मुझे अफसोस सिर्फ ये था कि जाने से पहले आतिफ मिलके तो जाता, एक चिट्ठी लिख देता, मेरा एड्रेस तो इसके पास था। सिर्फ इस वजह से मुझे आतिफ पर गुस्सा आ जाता, वरना मेरे दिल में अब भी उसकी मोहब्बत विराजमान थी। वो सिर्फ मेरा महबूब ही नहीं था बल्कि मेरी तलब भी था। आहिस्ता आहिस्ता मैं तालीम में दिलचस्पी लेने लगी और आखिरी सेमेस्टर के बाद में अपने घर आई तो मेरी शादी की तैयारियां हो रही थीं। ना मैंने फिर अम्मा से इस बारे कोई बात की, ना अम्मा ने आतिफ के बारे कुछ पूछा। मैंने अपने आप को हालात के धारे के सुपुर्द कर दिया। एहसास गम और खुशी से बेनियाज हो चुकी थी। मेरी शादी होती है या फांसी लगती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस सोच के साथ मैं खामोश रही। 28 नवंबर को अरमान की बारात हैदराबाद से रावलपिंडी आई। हमने इस्लामाबाद में उनके लिए इंतजाम किया था। इसी दिन निकाह हुआ और दूसरे दिन में एक अजनबी के साथ फ्लाइट से हैदराबाद पहुंची। वहां किसी वडेरे ने बारात के लिए जुहराना रखा था। वहां से गांव जो कि सक्खर के मुजाफात में था, आते आते रात के 10 बज गए। प्रोग्राम के मुताबिक एक मीटिंग रखी गई जिसमें मेरा तारुफ अहल खानदान से करवाया जाना था। सबसे पहले तो मेरी सास ने मुझे खुश आमदीद कहने के लिए और इस्तकबालिया जुमले कहने के लिए लंबी तमहीद बांधी। अच्छे अल्फाज के साथ मोहे खुश आमदीद कहते हुए वो मेरी तरफ बढ़ी तो मैं उठकर खड़ी हो गई और आगे बढ़कर उनके पांव छुए तो उन्होंने मुझे बाजू पकड़कर सीधा किया और मेरी पेशानी चूमकर ढेर सारी दुआएं दी और मुझे फिर अरमान के पहलू में सोफा पर बैठा दिया। इसके बाद महफिल बर्खास्त हुई और मुझे मेरी सास 2 लड़कियों के हमरा एक सजे सजाए कमरे में ले गई और मेरी पेशानी चूमकर कहा, बेटी आज हम सब ही थक गए हैं, इसलिए आराम करें, परसों वलीमा रखा है। ये कहकर वो चली गई, मगर मेरे साथ मेरी हम उम्र 2 लड़कियां रही जिनसे मुझे काफ़ी मालूमात मिली कि मेरे ससुर इलाके के बड़े जमींदार थे, मगर वो भी अरमान के बचपन में ही फौत हो गए थे। इस वक्त अरमान 5 साल के थे। अब सरदार अरमान इलाके के सरदार हैं, मगर वो रिवायती वडेरों से हटकर हैं। ना वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, ना ही जमींदारी में उनको कोई दिलचस्पी है, ना ही इनको कच्चा गोश्त खाने का शौक है। वो बिजनेस माइंड रखते हैं और पाकिस्तान, अमारत, यूरोप, अफ्रीका में उनका बिजनेस फैला हुआ है, जिसकी बदौलत इनको ज्यादातर बाहर ही रहना पड़ता है। असल में ज़मीनों और इलाके को उनकी वालिदा खुर्शीद बेगम संभालती है और इलाके में उनका ही नाम चलता है। खुर्शीद बहुत रोबदाब वाली खातून हैं, जवानी ही में बेवा हो गई, मगर अपने इकलौते बेटे सरदार अरमान की वजह से दूसरी शादी ना की। और यही वजह है कि सरदार अरमान के रिश्तेदारों से न सिर्फ इसकी ज़मीन जायदाद बच गई बल्कि सरदार अरमान का वकार भी कायम रहा। ये सब मुझे उन लड़कियों से ही मालूम हुआ जिनके नाम जुलेखा और समीरा हैं, वरना मेरे ससुराल के बारे में हमारे घर में कभी कोई जिक्र नहीं करता। उन्हीं बातों में सुबह हो गई। रात को देर से सोने की बदौलत नाश्ता और लंच इकट्ठा ही हुआ। इतने में अम्मा अबू भी आ गए, जिससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। फिर मुझसे मिलने वाले आते जाते रहे। मेरी सास खुर्शीद बेगम साहिबा सबसे मेरा तारुफ करवाती रही। यूं शाम हो गई। शाम के बाद मुझे फिर दुल्हन बनाया गया। आज की रात सुहाग रात थी और मैं डर रही थी, ना जाने सरदार अरमान मुझ में कुछ ना पाकर क्या कदम उठा बैठे। मुझे अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल था कि उनसे कोई ऐसी वैसी बात ना कर बैठे। जिस तरह अरमान ने कल रात को बातें की थीं, उनसे इनकी शख्सियत बड़ी मेचोर, बुर्दबार और मेहरबान टाइप की लगी थी। इससे मैं हौसला में थी। मुझे थोड़ी देर बाद हजला अरूसी में लाया गया, जिसको देखकर मैं शशदर रह गई। मेरे साथ रात वाली दोनों लड़कियां कमरे में रह गईं। मेरी अम्मा और सास भी कमरे से चली गई थी। कमरे को देख के मुझे एहसास सताने लगा, काश मैं अपने आप को इस आने वाली घड़ी के लिए बचा कर रखती। काश मेरा जिस्म जिसकी अमानत है इसके हुक्म के मुताबिक हकदार के लिए बचा रखती। मुझे आज एहसास हो रहा था, जिसे मैं अपना समझकर किसी और को प्यार करने का मौका देती रही, वो किसी की अमानत थी जिसमें खियानत की मैं मुर्तकिब हुई, जिसका हिसाब मुझे आज देना है। काश मैंने आज के लिए कुछ बचाया होता तो मैं गुरूर और फख्र से बैठी उन घड़ियों का इंतजार करती जिनके आज आने से मैं खौफजदा थी। आने वाला वक्त मुझे डरा रहा था और मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी। वो दोनों लड़कियां मेरा दिल बहलाने के लिए जोक सुनाती, सुहाग रात के बारे में लतीफ़े सुना रही थीं और खुद ही हंस रही थीं, मगर सिर्फ फीकी मुस्कुराहट ही दे पाती। रात के 11 बजे दरवाज़ा नोक किया गया तो लड़कियां दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद एक लड़की दूध का जुग, गिलास, मिठाई का डब्बा मेज़ पर रख कर चली गई। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगे। मैं सोचने लगी, इससे पहले कि मुझसे पूछा जाए ये क्या है, काश इससे पहले मुझे मौत आ जाए, मेरा दिल फेल हो जाए।
मैं रोई तो नहीं, मेरा दिल आंसू बहा रहा था। हर लड़की को इस वक्त के लिए अपने आप को बचा के रखना चाहिए, मगर जज्बात के हाथों मजबूर झूठी तारीफों के आगे हम लड़कियां बेबस हो जाती है। सुहाग रात तो दिल में लड्डू फूटते हैं, मगर ये इन दुल्हनों के लिए होता है जिन्होंने अपने अरमान पूरे करने के लिए इस वक्त का इंतजार किया होता है और अपने होने वालों की अमानत की हिफाजत की होती है। काश मैं भी उन्हें शामिल होती तो आज मैं अपने खावंद सरदार अरमान को बड़े फखर से शादी का गिफ्ट देती। उन्हीं सोचों में थी। सरदार अरमान ने सलाम कहा और मेरे साथ मसहरी पर बैठ गए। जब लड़कियां गई थी तो मैंने घूंघट उतार दिया था। वैसे भी कल रात सरदार अरमान मुझे देख चुके थे और बातें भी कर चुके थे। मैं थोड़ा सुकड़ गई तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और मेरी ठोड़ी उठाकर हाल अहवाल पूछने लगे। उनकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी। मैंने आंखें झुका ली। वो बोले, अरे नौशीन मलिक साहिबा। सब ही बोल रहे थे दुल्हन बहुत खूबसूरत है, मगर अब तो। इतना कहकर वो रुक से गए और फिर कहने लगे, अब खूबसूरत नहीं, चश्म बद्दूर बहुत खूबसूरत हो। इसके साथ ही मेरे हाथ की पुश्त पर उन्होंने बोसा दिया, जिसकी हरारत मुझे सारे जिस्म में महसूस हुई। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, ये कहकर मेरी दोनों आंखों पर उन्होंने बोसा दिया और बोले, अब इतनी हुसैन होगी कभी सोचा ना था। मैं अपनी ही सोच में थी, डर रही थी कि आगे देखें क्या होगा। सरदार साहिब बहुत रोमांटिक लगते थे। आज तो खैर इनकी रात थी, उनका हक बनता था। काश मैं इनका साथ दे सकती, मगर मेरी कमाईगी और मेरे दिल का चूर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। मेरे कानों के झमकों से खेलते हुए उन्होंने मेरा दोपट्टा मेरे शानों पर डाल दिया। मुझे अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर मेरे अंदर का चूर बेचैन कर रहा था। मेरी ठोड़ी उठाकर बोले, मेरी जान चुप क्यों हो, कोई बात तो करो। मैंने उनकी तरफ देखा तो इनकी आंखों में तलब का संदेशा पाया। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली और उनका हाथ हाथ में लेकर बोली, अब बातें कर जो रहे हैं। मैं बातें कर रहा हूँ, कब कौन सी बातें जान? वो हैरानगी से बोले तो मैं बोली, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं बातें ही तो है। ओ तो क्या ख्याल है यूं ही बोलता रहूं, आप रोकेंगी तो नहीं? नहीं जी, आपको मैं रोकूं ये क्यों कर मुमकिन है, बस आप यूं ही बातें करते रहे। अब वो बेड पर पूरी तरह बैठ गए और मेरे हाथ को हाथ में लेकर बोले, मेरी तरफ देखें नौशी जी। मैंने नजरें उठाकर उन्हें देखा तो सटपटा कर रह गई। उफ, इनकी नजरों में प्यार की तलब महसूस हुई। मैंने नजरों को झुका लिया तो उन्होंने मेरी ठोड़ी को पकड़कर ऊपर उठाकर बोले, नौशी जान मेरी आंखों में देखो। इनकी आंखें मुझसे कुछ चाह रही थीं। उनकी तलब इतनी शदीद थी कि मैं शर्मा गई और अपने आप को इनके बाजुओं में गिरा दिया। वो मुझे अपने सीने के साथ लगा लिया और वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे ज़ेवरात से आज़ाद करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सब ज़ेवर उतार कर एक तरफ रखा और मुझे बोले, फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहकर वो उठे और अटैच बाथरूम में चलेगी। मैंने भी बाथरूम में जाना था, इसलिए दोपट्टा लेकर बैठ गई। वो वापस आए तो पाजामा और शर्ट में थे। मुझे देखकर वो समझ गए मैं फ्रेश होने के लिए बैठी हूँ, तो बाथरूम की तरफ इशारा करके बोले, अल्फार यू माई स्वीट लेडी, और मैं थैंक यू कहकर बाथरूम में दाखिल हो गई। नौशी बानो, अब भग तो वक्त आ पहुंचा है, जब साईं हिसाब लेंगे तो क्या जवाब दोगी? मैं अंदर ही अंदर खुद से सवाल जवाब में लगी हुई थी। मेरे पास मसले का कोई हल न था। जो चीज़ मैं गवा चुकी थी, इसे कहाँ से लेके आती? मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि मेरी कोशिश होगी नॉर्मल रहूं, कोई ओवर एक्टिंग न करूं। बाथरूम में फ्रेश हुई और कमरे में आ गई। सामने अरमान बाहें फैलाए खड़े थे। मैं मुस्कराती शर्माती उनके बाजुओं में जा समाई और अरमान उठकर बैठे और साथ टेबल पर रखे दूध से भरे जुग से एक गिलास में दूध डालकर मुझे दिया। मैंने कहा, आप लें? तो बोले, नहीं आप लो, इस तरह आप हौसले में रहेंगी। अरमान ने दूध मेरे मुंह से लगा दिया। मैंने थोड़ा सा पिया, मगर उन्होंने थोड़ा और लेने को कहा। मैंने आधा गिलास पिया और गिलास उनके हाथ से लेकर उनके मुंह से लगा दिया, जो कि अरमान ने बड़े शौक से पी लिया और उन्होंने गिलास मेज पर रखा और हम दोनों ने खूब प्यार किया और सुबह हो गई। जब मैंने बताया कि अरमान गुस्ल खाने में है तो उन्होंने बताया कि गांव में कोई फौतीदगी हो गई है, इसलिए वो कराची ना जा पाएंगे, उनको गांव जाना होगा। मैं बड़ी खुश हुई कि अब मैं अकेले सफ़र कर सकूंगी, मगर अम्मा ने ये कहकर मेरी सारी खुशी गारत कर दी कि उन्होंने तुम्हारे लिए पैगाम छोड़ा है कि या तो प्लेन से चली जाओ, अगर ट्रेन से ही जाना है तो फिर गुलबाज तुम्हें छोड़ आएगा। मैं बहुत सटपिटाई और मैंने अम्मा से शदीद एहतजाज किया कि ये बिल्कुल ना इंसाफ़ी है। मैंने लाख पाँव पटखे अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया, मगर अब्बा जान के हुक्म के सामने मेरा एहतजाज बेसूद था। मुझे चारों नाचार उनकी हिदायत के मुताबिक ही जाना था। आप प्लेन पर जाती या अगर ट्रेन पर जाना है तो फिर अपने ख़ानदानी मुलाजिम गुलबाज को हमरा ले जाना होगा।
मैंने भी अपनी जिद निभाई और ट्रेन पर जाने का ही फैसला किया और गुलबाज का साथ में जाना बर्दाश्त कर लिया। गुलबाज एक उधेड़ उम्र शख्स था जो देखने में बहुत मासूम लगता था पर टेर की इंसान था। हमारे आबाओ अजदाद भी आर्मी से मुंसलिक रहे। मेरे वालिद आर्मी अफीसर ही रिटायर हुए थे। इसी तरह उनके वालिद और दादा भी आर्मी में अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुए और उन्हें उनकी खिदमात के पेश नज़र जुनूबी पंजाब में कुछ अराजी ज़मीनें मिले होंगी। आजकल तो प्लाट भी मिलते हैं। अब्बा जानी को जो 4 प्लाट मिले उन्होंने एक बीच कर दूसरे पर इस्लामाबाद में रहाइश के लिए ठिकाना तामीर कर लिया, जिसमें आजकल हमारी रहाइश है। चूंकि हमारी रहाइश आबाई इलाके चकवाल में थी, इसलिए जुनूबी पंजाब में अराजी मिली। उसकी देखभाल के लिए वहां के एक लोकल शरीफ बाएतमाद खानदान की खिदमात ली गई, जो कि सहफ कहलाता है। गुलबाज के बाप दादा ने ये जिम्मेदारी ली थी और अभी तक वही फैमिली यानी सहफ फैमिली हमारे लिए काम कर रही है। गुलबाज भी इसी फैमिली से है। अब्बा जानी साल में 1-2 बार वो जाते रहते हैं। 5 साल कबल जब हमारी रहाइश इस्लामाबाद में हुई तो घर के कामकाज के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत महसूस की गई जो पक्की उम्र का और शरीफ आदमी हो। अब्बा जानी गए और गुलबाज को ले आए, जिसकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो 70 साल से ऊपर है, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए अबू जानी ने गुलबाज का इंतखाब किया। अपने गैराज के बाजू में उसके लिए एक कमरा विद अटैच बाथ के बनाया गया। खाना वगैरह इस हमारे साथ ही था। यहाँ आके वो बहुत खुश रहा क्योंकि वहाँ उसकी भाभियाँ उसका ख्याल ना रखती थीं। मैं उन दिनों हॉस्टल में रह रही थी, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर इसे बिल्कुल नहीं जानती। हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई होगी और आज उसके साथ जाना है। ट्रेन का सफ़र मैंने ना चाहते हुए भी गुलबाज के साथ जाने का वालिदैन का फ़ैसला मानते हुए इसके लिए एक बैग में उसके इस्तेमाल के लिए कपड़े वगैरह रखवाए और सब कुछ तैयार होने का अम्मा को बता दिया। अब घर से निकलने में 2 घंटा रह गए थे और अबू का इंतज़ार था ताकि रेलवे स्टेशन की तरफ निकलें। शाम 5 बजे एक्सप्रेस ट्रेन का वक्त था। थोड़ी देर बाद अबू आ गए। गुलबाज ने सामान गाड़ी में रखा। अबू ने साथ न जा सकने की मजबूरी बताई और गुलबाज को मेरा ख्याल रखने की हिदायत की और अम्मा अबू भी रेलवे स्टेशन तक मुझे छोड़ने आए। रावलपिंडी स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। गुलबाज ने कुल्लियों की मदद से सामान कंपार्टमेंट में रखा। हम सब कुछ देर प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रो में बैठे गुपशप लगाते रहे। अम्मा अबू में हम सब ही उदास थे, मगर उसका इजहार न होने दे रहे थे। अम्मा तो बमुश्किल अपने आंसू रोके हुए थी। ट्रेन की रवानगी से 15 मिनट्स पहले हम कंपार्टमेंट में आ गए। 2 बर्थ स्लीपर बड़ा आरामदेह लगा। अम्मा ने बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद बताया कि बहुत साफ सुथरा और अच्छा बड़ा है और लंबे सफ़र के लिए इंतहाई मुनासिब है। 10 मिनट्स के बाद ट्रेन ने तैयारी पकड़ी तो अम्मा अबू ट्रेन से उतर गए और ट्रेन रींगने लगी। मैं खिड़की में बैठ गई और अम्मा अबू दूर तक ट्रेन के साथ साथ चलते रहे। ट्रेन ने स्पीड पकड़ी और मैं दूर तक धुंधलाई नज़रों से इनके हिलते हाथ देखती रही। ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ते ही तेज़ गाम बन गई। काफ़ी देर तक यूं ही मैं बाहर खलाओं में घूरती रही। अंधेरा फैल चुका था। ठंडी हुआ के झोंके ने मुझे अपने गालों पर नमी का एहसास दिलाया तो आंखों से आंसू एक बार बह निकले। मैंने कंपार्टमेंट में नज़र दौड़ाई तो गुलबाज को देखकर चौंकी। मैं तो भूल ही गई थी कि कंपार्टमेंट में कोई और भी है। गुलबाज सामने वाली बर्थ की बजाय दूर एक बक्से पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, गुलबाज उधर बर्थ पर आकर बैठ जाओ, मगर इसने जवाब दिया, नहीं जी मैं यहीं ठीक हूँ बीबी जी। मैंने भी इसरार नहीं किया और एक मैगजीन लेकर इसे देखने लगी। अपने साथ मुताले के लिए काफ़ी मैगजीन्स ले आई थी ताकि रास्ते में बोर ना होती रहूं। ट्रेन से उनका मकसद तो खुद को टाइम देना और तन्हा रहना था, मगर अबू ने अपना साथ प्रोग्राम बना डाला। फिर गुलबाज को साथ भेजकर मेरे प्रोग्राम को यकसर बदल दिया। मैं तकरीबन 1 घंटा के बाद उठी और बाथरूम में दाखिल हो गई ताकि कुछ फ्रेश हो जाऊं। गुलबाज बाथरूम के सामने ही बैठे थे। मैंने इसे कहा, चाहे लेनी है तो ले लो, और मैं बाथरूम में दाखिल हो गई। दरवाजे के सामने ही एक हाथ मुंह धोने के लिए सिंक और उसके ऊपर बड़ा सा आईना लगा हुआ था और साथ ही टॉयलेट और उसके साथ ही एक बाथरूम था। सब कुछ साफ सुथरा देखकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मैं बाहर निकल के रोज़मर्रा शाम का लिबास जो कि पाजामा और टी शर्ट पर मुश्तमिल था लेकर बाथरूम में आ गई और फ्रेश होकर पाजामा और टी शर्ट पहन ली। कपड़े चेंज करके मैं बाहर निकली और बैग से कोम्ब कंघा लेकर आईना के सामने खड़े होकर अपनी जुल्फें संवारने लगी। जुल्फें संवारते संवारते यूं ही आईना में देखने लगी कि अचानक मेरा ध्यान आईना में अपने पीछे की तरफ गया, जहां गुलबाज एक बॉक्स को कुर्सी बनाकर बैठा हुआ था। मुझे कुछ हैरत सी हुई कि गुलबाज मेरी ही तरफ देख रहा था और उसकी नज़रों का निशाना मेरी पीठ पर था।
मैंने सोचा दरवाज़ा बंद कर दूं, मगर उसकी इश्तियाक भरी नज़रों को देखकर सोचा कुछ देर देखूं तो सही हज़रत किस सोच में है। मैं आईने में चोरी आंखों इसे देख रही थी, मगर वो नज़ारे में गुम था, इसीलिए इसको एहसास ही ना हुआ कि मैं इसकी चोरी पकड़ चुकी हूँ। मैं इसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी, मगर आईना में इसे ही जांच रही थी। चाय का कप उसके हाथ में था, मगर वो सब लेना भी भूल चुका था। कभी ऐसा सोचा भी ना था गुलबाज ऐसी हरकत कर सकता है, मगर अब मैं खुद देख रही थी कि गुलबाज किस हरकत का मुर्तकिब हो रहा है। खैर, मैं इसे इल्ज़ाम ना दूंगी, क्योंकि मुझे इल्म है कि मैंने कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ हसन के बारे में सुना था और हर लड़का मेरे हसन का दीवाना था। आतिफ तो खैर दीवाना था उनका, मगर गुलबाज से ऐसी कोई उम्मीद न थी। मेरे वालिदैन ने इस पर एतमाद करके मेरे हमरा किया था। मैं आईने में ही गुलबाज का जायज़ा लेने लगी। सच तो ये है, आज तक मैंने कभी ध्यान ही ना दिया था, क्योंकि उनसे कोई वास्ता था ना कोई गरज। मैं वहीं आईना के सामने खड़े बाबा को गौर से देखने लगी। 70-75 के लपेटे में गंदुमी रंगत, मजबूत शाने और कुशादा पेशानी, कसरती तकरीबन 7 फुट कद, सफ़ेद मूंछों और ट्रिमुड दाढ़ी, लंबा नाक और कदरे मोटे होंठ के साथ एक नई शख्सियत मेरे सामने थी। अपने आजिज़ाना और अच्छे रवैया की बदौलत इसने मेरे वालिद का एतमाद हासिल किया होगा। मैं सोचों में डूब गई और अब काफ़ी देर हो गई थी। ट्रेन किसी जंक्शन पर रुकी तो मैंने गुलबाज को बोला कि नीचे जाकर खाना गर्म करा के लाए। अम्मा ने बहुत कुछ बनाकर साथ दे दिया था, कहीं प्लेटफॉर्म से जंक फूड ही ना खाती रहूं। खाने के बाद हमने चाय ली। चाय पीकर मैं टेबल पर कप रखा तो गुलबाज ने अपना और मेरे वाला कप उठाया और बाथरूम में ले जाकर इनको साफ करके वापस बैग में रखा। तो मैंने गुलबाज को बोला कि बाबा, पानी बहुत अच्छा नीम गर्म है, आप नहा लो और सो जाओ। तो वो बोले कि बीबीजी मैं घर से नहाकर ही चला था। तो मैं बोली अच्छा, मैं तो नहाने लगी हूँ ताकि नींद अच्छी आए, और बाथरूम में चली गई। वैसे तो खाने के बाद मैं शावर नहीं लेती, मगर आज यूं ही मौड बन गया था। एक नामालूम सी उलझन सी थी जिसे मैं सुलझा नहीं पा रही थी। यूं शावर के नीचे खड़ी मैं टाइम पास करने लगी। मुझे कोई भी उलझन परेशानी होती है तो मैं शावर लेने लगती हूँ तो कोई ना कोई हल निकल आता है, मगर आज बेचैनी का सबब ही समझ नहीं आ रहा था। तो हल क्या निकलता? मैंने ख्याल किया कि कहीं गुलबाज ही मेरी परेशानी का सबब तो नहीं। आज शाम के बाद गुलबाज को अपनी जानिब देखना ही गजब ढा गया था। अब शावर की बदौलत उलझन का सबब तो जान चुकी थी, अब आगे क्या करना है कि गुलबाज मुझ में दिलचस्पी लेता रहे, ये सोचने की बात थी। मैं कोई हरकत की मुर्तकिब नहीं होना चाहती थी कि अरमान के जज्बात को ठेस लगे। मेरे दिल में इसका एहतराम था और रहेगा। आतिफ से मुझे मोहब्बत थी, उसके साथ गुजरा वक्त मुझे अक्सर बेचैन कर देता है, मगर अरमान के साथ गुजरे वक्त को मैं कभी मिस ना कर सकी। पहले पहले मुझे लगा कि अरमान से मोहब्बत करने लगी हो, मगर वो मोहब्बत नहीं, एहतराम है जो कि मेरे दिल में इसके लिए है, और ये तो हमेशा रहेगा। उन्हीं सोचों ने मुझे एक दौराहे पर ला खड़ा किया। दिल चाहता कि कुछ दिल लगी हो जाए, और कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत फिन ही सही, मगर मेरा ज़मीर इस किस्म के फिन के लिए इजाज़त देने पर बिल्कुल तैयार ना था। हज़ारों इखलाकी दलाइल इसने दे डाले इससे पहले कि मैं इसकी मान लेती। मेरे दिल ने अपने दलाइल के साथ मेरे खलूहे पर हमला कर दिया। दिल की मान लेने का सोचने लगी कि ज़मीर साहिब फिर आवारिद हुए। मैं कन्फ्यूज सी हो गई कि क्या करूं क्या ना करूं। मैंने शावर बंद किया और सोचना बंद कर दिया, पर पाजामा और टी शर्ट पहनी और बाथरूम का दरवाज़ा खोल के आईना के सामने खड़े तौलिए से बाल खुश्क करने लगी। आईना में गुलबाज नजर आ रहा था और उसकी नज़रें फिर मेरी तरफ थीं।